पहले तो, और जैसा मैंने तुम लोगों से कहा था कि डिस्कशन के दौरान आने वाली जो भी चीज़ें हैं वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे एसोसिएटेड डाउट यहीं का यहीं ख़त्म करते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? हाँ बच्चा, आते हैं एक बार इसको डिस्कस कर ले, फिर उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अच्छा, आपको डाउट नहीं है तो फिर भी मैं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ ये हुई ना बात, डाउट बनता है यार इसमें तो, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ज़रा ध्यान से देखो भाई लोग, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें होती है। एक एंगल ऑफ रिपोज तुम्हें पढ़ाया था, स्लाइड करने की कंडीशन क्या होती है बच्चों? स्लाइड करने की कंडीशन ये बताइए। म्यू, अगर म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा है या म्यू लेस और इक्वल देन टेन थीटा हो गया, या उल्टा बोलते हैं टेन थीटा ग्रेटर और इक्वल देन म्यू हुआ, तो बताओ क्या होगा? स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। कंफर्म है? चलिए अब देखिए ज़रा, ये ब्लॉक है 10 बाई 10 का और हाइट है 15। तो मैंने इस ब्लॉक को बनाया यूँ। बात चल रही है टॉपलिंग की। एक भाई ने बोला भी था कि टॉपलिंग सर थोड़ा सा समझ में आ जाए तो बढ़िया रहेगा। टॉपलिंग समझा रहा हूँ, ठीक है, इसी के बहाने, इस क्वेश्चन के बहाने आप सबको टॉपलिंग का एक थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। उस आइडिया को लीजिए और इन्जॉय करिए फिज़िक्स को, मज़ा आएगा आपको टॉपलिंग को देख करके। तो पहले मैं एक पेज चिपका लेता हूँ ताकि जहाँ पर मैं आपको टॉपलिंग ढंग से बता सकूँ। तो शुरू करते हैं टॉपलिंग। हाँ भाई, टॉपलिंग में क्या पढ़ा है आपने अभी तक, ये बता सकते हैं? क्यों शिफ्ट कर जाता है? इस एक बस एक स्टेटमेंट याद रख लो, आपका सारा काम बन जाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स with regards to magnitude and direction as well। मतलब आपने ये सुना होगा कि बच्चा पार्टी मेरे से कोई बोलता है कि यार मेरे हाथ पर ये नॉर्मल फोर्स कितना है, मैं इस पर अगर फोर्स लगाता हूँ, ठीक, बोर्ड पर फोर्स लगाता हूँ, तो बोला गया नॉर्मल फोर्स कितना है, तो आप पता है क्या बोलते हो? जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना होगा। मैं फोर्स बढ़ा दूंगा तो नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगा। सेल्फ एडजस्टिंग केवल मैग्नीट्यूड में नहीं है, डायरेक्शन में भी है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में भी है। मतलब एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो। कि सर आप क्या कहना चाहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आल्सो का क्या मतलब है आपका? मैं बताता हूँ क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट सिमेट्रिक पोजीशन पर। बताइए मेरे दोनों नॉर्मल पैरों पर जो नॉर्मल है वो लगभग बराबर होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ऐसे खड़ा हूँ, बढ़ गया। अब ऐसे खड़ा हूँ, इसमें भी अब ऐसे खड़ा हूँ, इसमें भी ऐसे खड़ा हूँ। इसका मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी एडजस्टिंग है, सेल्फ एडजस्टिंग है। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स किस में सेल्फ एडजस्टिंग है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सब सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एडजस्ट होता है। अगर ये बात आप समझ गए ना, तो फिर आपको ये समझ लीजिए कि आगे आने वाला टॉपलिंग टॉपिक बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। मतलब उसमें कुछ नया रहेगा ही नहीं। कि कैसे सर? कि जैसे मैं तुमसे बोलूं कि इस दरवाजे की या इस बोर्ड की बर्दाश्त करने की कैपेसिटी 100 न्यूटन है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? 100 न्यूटन से अगर मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? जितना आप लगाओगे उतनी ही होगी। 100 से ज़्यादा लगाया तो टूट जाएगा। कन्फर्म है?
श्योर हो? ठीक है। अगली चीज़, इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो 15 न्यूटन है। इसका क्या मतलब है? 1 बर्दाश्त कर लेगा, 2 3 4 5 15 16 क्या हो जाएगा? ठीक, यानी कि एक चीज़ हो गई, ध्यान से सुनना, एक चीज़ क्या हो गई? फोर्स का मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज़ हो गई फोर्स का डायरेक्शन। अब बचा क्या? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखना जरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में सुनना बच्चों। ये एक ब्लॉक रखा है, ठीक, ये एक ब्लॉक रखा है, इस पर लगा फ्रिक्शन। जब हमने रखा तो फ्रिक्शन गारंटी है, इस सरफेस के अलावा कहीं और नहीं लग सकता, गारंटी है क्या? अच्छा, और किसकी गारंटी है? एमजी की गारंटी है क्या? गारंटी है, ठीक है, एमजी की गारंटी है, फ्रिक्शन की गारंटी है। ठीक, नॉर्मल जो है, हम जो सोचते हैं आज तक जो नॉर्मल बनाते आए हैं स्टार्टिंग से, वो गलत बनाते आए हैं, इसीलिए टॉपलिंग समझ में नहीं आती है कि एक्चुअल में नॉर्मल जैसा हम बनाते आए हैं वैसा होता ही नहीं है। नॉर्मल इज समेशन ऑफ मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सरफेस। ठीक, समझ में आ रही है बात? अब मुझे किसी ने धक्का दिया तो मैं ऐसे हो गया, लेकिन गिरा नहीं अभी भी, मान लीजिए, क्या कह सकता हूँ? मेरी सारी की सारी नॉर्मल आगे टो पर आ चुकी है। तो इन भाई साहब को धक्का ना दे करके यूँ ऐसे कर दिया गया। आप दोनों पैर से ऐसे खड़े हो जाइए, बताइए किस पैर पर ज़्यादा नॉर्मल होगी, नीचे वाले या ऊपर वाले? सहमत हो? उसी चीज़ को अब यहाँ पर समझो। यहाँ मल्टीपल टांगे हैं, इसकी मल्टीपल टांगे हैं ब्लॉक की। किन टांगों पर ज़्यादा प्रेशर होगा? आगे वाले पे ज़्यादा होगा। इसको यूँ भी समझ सकते हो। ज़रा सेंटर के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करो। ये है सेंटर, इसका सी के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करो बच्चों। एमजी का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 या नॉन ज़ीरो? नॉन ज़ीरो। और ये रुका हुआ है, हमने इसको देखा, ऐसा हम देख पाते हैं? ऐसा हम देख पाते हैं? तो रुका हुआ है, अगर ये किसी ने कह दिया तो अब क्या एडजस्ट हो रहा होगा? नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्या मतलब है? जो इसकी मल्टीपल टांगे हैं ना भाई, उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो इफेक्ट, इन सब का इफेक्टिव नीचे की ओर शिफ्ट होगा या ऊपर की ओर? नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया। क्या अब ये बैलेंस कर सकता है? तो बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ पर ये 50 न्यूटन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो तोड़ दे सकते थे 50 से ज़्यादा लगा करके। फ्रिक्शन 15 से न्यूटन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता तो 15 से ज़्यादा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। वैसे ही ये नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा से ज़्यादा नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? या कम भी नहीं हो सकती, इसकी तो हमेशा ही रहेगी। अरे तो इसकी वैल्यू पे तो कोई टेंशन ही नहीं। इसका टॉर्क कैसे बढ़ सकता है? ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो टॉर्क बढ़ेगा। यहाँ पर भी लिमिटेशन आ गई है। डिस्टेंस मैक्सिमम कितनी हो सकती है बच्चों? अगर इसकी ये लेंथ a है तो a/2 से ज़्यादा हो सकती है। अगर a/2 से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट आई तो बस हो गई सारी कहानी। 3 चीज़ें थी, क्या बताया था? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, तीनों की लिमिटेशन समझ में आ गई। ये है टूट जाएगा, ये है स्लिप कर जाएगा, ये है टॉपल कर जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे सोचो कि तुमसे बोले कि हमने तुमसे बोला गया है कि यार इस ब्लॉक पर 100 न्यूटन लग रहा है फोर्स, तो सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले क्या मानोगे? ये नहीं टूटा। सबसे पहले ये मानोगे ये नहीं टूटा। फिर देखोगे कि इसको रोकने के लिए, नहीं टूटने के लिए कितना फोर्स अपोजिट लगाना पड़ेगा? बोलो ना यार, कितना लगाना पड़ेगा? 100 लगाना पड़ेगा। फिर क्या चेक करोगे? इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, कि ये 100 बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो, और नहीं कर सकता है तो ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना। फ्रिक्शन में क्या करोगे? फ्रिक्शन में क्या, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, इस पर लगा रहा हूँ 100 न्यूटन, क्या चेक करोगे? ऐसे ही आंसर बता दोगे क्या? म्यू एन क्या चेक करोगे?
लिमिटिंग फोर्स चेक करोगे, सभी लोग चेक करोगे। अगर लिमिटिंग फोर्स आया 150 तो आंसर क्या होगा? नहीं स्लिप होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 100। और अगर आपका मैक्सिमम फोर्स लिमिटिंग फोर्स 75 न्यूटन आया तो आप कहोगे स्लिपिंग होगी ही होगी, और फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं होगा। स्टैटिक नहीं होगा का मतलब हम ये जो रुका हुआ मान रहे हैं वो रुका हुआ पॉसिबल नहीं। अब आ जाओ टॉपलिंग पे। क्या मानोगे? रुका हुआ है। क्या मानोगे? रुका हुआ मान के साथ क्या निकालोगे? इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की डिस्टेंस। यदि वो डिस्टेंस पॉसिबल है तो रुका रहेगा, यदि वो डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है तो टॉपल। होगी खत्म बात, बस इतने ही से तो है। अरे कुछ पल्ले पड़ा? ऐसे ही सोचना है इसको। कुछ समझना है, कुछ नोट करना है, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, नोट कर लो अपने हिसाब से। एसी नहीं चल रहा है क्या? बोल दे जरा बाहर जाकर के, एक बार बोल दे बेटा, सबका भला हो जाएगा। बोल दे एसी चलाने के लिए। किसी ने बंद कराया क्या एसी? तो थोड़ी देर बाद फिर बंद कराने चला जाना तू, ठीक? थोड़ा सा ठंडा हो जाए, अभी गर्मी है। तुम लोग तो बैठे हो आराम से, मेरे को पसीने पसीने आ रहे हैं। नोट कर लिया? नोट कर लिया? एक क्वेश्चन पूछूं? चलिए पूछता हूँ, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चों, वो बच्चा आ जाए जरा जो इसी के लिए बोलने गया है, उसके बाद पूछता हूँ, तो कहेगा मेरे साथ बेईमानी हो गई। हाँ जी, तो क्वेश्चन है ये कि ये है ब्लॉक, इसकी हाइट है h, ये है a, ठीक। यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ टॉप मोस्ट पॉइंट पर F। फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, मतलब स्लिपिंग की परवाह नहीं करनी है। फाइंड मिनिमम फोर्स, फाइंड मैक्सिमम, हाँ दोनों में से कोई भी पूछ सकता हूँ। मिनिमम फोर्स सो दैट इट टॉपल्स, या फिर मैक्सिमम फोर्स सो दैट इट डज नॉट टॉपल। दोनों का आंसर सेम ही रहता है फिजिक्स में, पता है ना भाई? हाँ, तो मिनिमम फोर्स टू टॉपल द ब्लॉक। शुरू हो जाइए। मास m है इसका। हाँ, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, आंसर मत बोलिए। कोटा में आने के बाद ऐसा लगता है कि 98 जो है वो बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं है ना, लेकिन एक्चुअल में कोटा में कंपटीशन इतना टफ है कि ऐसा लगता है। कई जगह शहरों में 98 पर दिवाली मना ली जाती है ना। तो दोनों बातें, 98 अच्छा नहीं भी है लेकिन 98 ख़राब भी नहीं है। अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दो और अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में भी मत लाओ, दोनों चीज़ें, ठीक है।
हाँ जी, तो पढ़ते हैं आगे बच्चों। मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, मैं इसको दो तरीक़ों से बताता हूँ। पहला तरीका जो अभी बताया था, मतलब फिजिक्स तो दोनों में सेम ही रहेगी, मैथ्स चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार फिजिक्स बताऊँगा। फिजिक्स तो बता चुका हूँ यार, मैथ्स बड़ी मज़ेदार बताऊँगा। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, कौन सेल्फ एडजस्टिंग होगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल छोड़ करके बाकी सब बना लीजिए, क्योंकि नॉर्मल तो सेल्फ एडजस्टिंग है, उसे रोकने के लिए जितना हिलना पड़ेगा करेगा भाई काम, ठीक। तो यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन लगेगा, और क्या होगा? mg। बचा क्या? क्या लिमिटिंग कंडीशन की बात चल रही है? ब्लॉक क्या जस्ट टॉपल करने वाला है? जरा सेंटर के अबाउट टॉर्क देखते हैं, सेंटर के अबाउट फोर्स और फ्रिक्शन का टॉर्क इधर घुमाने की टेंडेंसी रख रहा है क्या? तो नॉर्मल इधर लगेगा क्या? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, इधर लगेगा बच्चा, सेंटर के अबाउट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर के अबाउट टॉर्क देखिए, ये फोर्स और ये फ्रिक्शन मिल करके इधर घुमाने की टेंडेंसी रख रहे हैं, तो इसको रोकना है कि इसको और बढ़ाना है? रोकना है। तो नॉर्मल इधर ही होगा, सेंटर के अबाउट। अपोजिट होगा, दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा, इससे ज़्यादा करेंगे तो दरवाजे से बाहर कूद जाएगा, मतलब टॉपल कर जाएगा, ठीक। तो लिमिटिंग केस है, लिमिटिंग केस है, तो दरवाजे पे नॉर्मल को खड़ा कर दो, दीवार पे भी, ये रहा नॉर्मल, ठीक। नॉर्मल की वैल्यू बोलो mg, फ्रिक्शन की वैल्यू बोलो, अरे बोलो ना यार, हॉरिजॉन्टल भी तो कहाँ मूव कर रहा है, जस्ट टॉपलिंग होनी है, f। जरा ये बताओ किसके अबाउट टॉर्क एनालिसिस करें तो ताकि खटाक से आंसर आ जाए। सबसे ज़्यादा किस पॉइंट से फोर्स पास हो रहे हैं? फ्रिक्शन का टॉर्क किसके अबाउट? नॉर्मल टॉर्क। अच्छा ये बताओ किसी भी पॉइंट के अबाउट क्यों ले सकते हैं, इसका आंसर कौन देगा? हाथ रेस करो, बोल। नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो है, इसलिए किसी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं। ये है इफ, ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिएगा, पहले सुनिएगा फिर नोट करा दूंगा। इफ नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, इफ net force on a system of particle is zero, then torque about every point of space will have same value, will have same value, not zero value, will have same value। तो अगर एक पॉइंट के अबाउट जीरो है तो हर पॉइंट के अबाउट जीरो होगा ही होगा। सच कंडीशन क्या है? नेट फोर्स जीरो होना। कोई प्रूफ कर सकता है? इसका प्रूफ में मैं चला जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर रोटेशन में ही डूब जाऊंगा। स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, इफ़ नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ज़ीरो, इफ नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ज़ीरो, इफ नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ज़ीरो, then net torque, then net torque about every point in space the net torque about every point in space will have same value, will have same value। ठीक है, तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है क्या बच्चों? क्यों जीरो है नेट फोर्स? क्योंकि ये हवा में उड़ रहा है, नहीं जा रहा, उड़ रहा। क्या ये ज़मीन तोड़ के नीचे नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। अच्छा, क्या ये इधर भाग रहा है? नहीं, रेस्ट पर है। सर नहीं, आप तो टॉपलिंग की बात कर रहे हो। अरे जस्ट टॉपलिंग की बात कर रहा हूँ। जस्ट टॉपलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैं तुमसे बोलूँ एक पार्टिकल जस्ट स्टार्ट करता है तो वो अपन यही तो बोलते हैं कि एक्सीलरेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो से ही, ठीक, समझ में आ गई बात। तो जस्ट टॉपल हुआ है, तो लिमिटिंग केस में नेट फोर्स कितना लेंगे? जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो बच्चों हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क अलग अलग होगा कि नहीं होगा? है, सेम होगा। कंफर्म? बहुत बढ़िया। तो इस कारण से मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहा हूँ, ठीक है। एक बात जान लो यार, तुम सबको एक बात बता देता हूँ। आज मेरे भतीजे का भी फ़ोन आया था,
उसका भी थोड़ा पढ़ने में मन नहीं लगा और उसका भी पहला मेंस ख़राब हो गया। तो उसको जो समझा रहा था बात, वही बात मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखो ऐसा है कि मौज करना, मस्ती करना, हाँ, इंजॉय करना कुछ भी गलत नहीं होता है। इसको डिस्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं, उसका रीज़न कुछ और है, गलत नहीं है ये सब। हम इंसानी जीवन जिया है तो मज़े तो करने होंगे ना यार, है? जो अच्छा लगता है इंसान को वो तो करना चाहिए ना। अरे नेचुरल फिनोमेना है, बढ़िया लगता है, मज़ा आता है यार एंजॉय करने में, मूवी देखने में किसी मज़ा नहीं आता भाई, है? लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? मेरे हिसाब से तुम में से हर कोई चाहेगा रिक्लाइनर पर मूवी देखना, पॉपकॉर्न के साथ मूवी देखना, कोल्ड ड्रिंक भी साथ में हो और उसके पीछे पैसों की चिंता ना हो, अनाप शनाप जितनी मंगाना चाहो उतनी मंगा लो, पूरा हॉल बुक करने की तुम्हारे अंदर तथा होनी चाहिए। क्यों भाई, आज फैमिली को मूवी देखने चलना, चलो पूरा हॉल बुक करा लेते हैं और मेरी तरफ से सबको खाना वहीं खाना है। अरमान ऐसे जागते हैं, मतलब या नहीं भी जागते हैं तो जगाओ ना बे, क्या कर रहे हो? ऐसे क्या मूवी देखने जा रहे हो? आगे फर्स्ट क्लास में देख रहे हैं, इधर से भी धक्का पड़ रहा, उधर से भी धक्का पड़ रहा, पसीने भी निकले जा रहे हैं। ऐसे कौन देखना चाहता है? या फिर लिमिटेड पैसा मिला है, उसमें कैलकुलेट करके जा रहे हैं, अच्छी देखनी है लेकिन कैलकुलेशन बजट चल रहा है, अबे तू कितनी मिला रहा है, तू कितनी मिला रहा है। ऐसे क्या ज़िंदगी जीनी है? जब मन करे तब आप मौज करो, ऐसे चाहते हो? लेकिन जानते हो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि जब चाहो तब मौज करो, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? दिक्कत ये। तो हमें करना क्या है? हमें उस मौज के लिए पैसा कमाने का साधन ढूंढना, बस इतना ही करना है। लगातार पढ़ना भी अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है जीवन भर, लगातार मौज करना भी डिस्ट्रॉय करना है। बैलेंस बनाना है चालाकी से, ये सोच के कि मौज मुझे इतनी करनी है, इससे ज़्यादा सोचूंगा ना तो उसके लिए पैसा कब कमाऊंगा, है कि नहीं? तो मौज इतनी करनी है, इसके लिए इतना पैसा कमाना है। पैसा कमाने का हिंदुस्तान में सबसे अच्छा साधन क्या है? एग्ज़ाम दे के IIT निकाल लेना। इससे आसान कोई रास्ता नहीं, विश्वास मानो, कोई रास्ता नहीं। आप मतलब मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ भाई, जो मूवीज़ में दिखाई जाती है कि पढ़ने में मन लगे तो पढ़ो और जो हॉबी हो वो करो, ये सब होती है ना बातें ना भैया। ये हिंदुस्तान है, यहाँ की फ़िलॉसफी अलग है। यहाँ की फ़िलॉसफी ये है कि सब पैसा कमाने का सबसे आसान रास्ता IIT से B.Tech करना है, सबसे आसान रास्ता। क्यों भाई? नहीं पता तो जान लो, पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद, जान लेना। जब तुम इंटरव्यू दे रहे होगे और तुम अगर IITian नहीं हो और एक बंदा IITian है, तुमसे ख़राब इंटरव्यू गया है, उसके बाद भी उसे लिया जाएगा, उसे पूछा जाएगा, तुम्हें नहीं पूछा जाएगा। जिस कंपनी में तुम होगे, जो IIT करके आया होगा, बार बार उसे तवज्जो दी जाएगी, तुम्हें नहीं दी जाएगी, तब तुम्हें लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन IITian कुछ कर नहीं सकते, करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का CEO नॉन IITian है, लेकिन उसको रास्ते में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा है नाडेला, लेकिन उसको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि उसने वो जो 2 साल का संघर्ष था या 1 साल का संघर्ष था वो ढंग से नहीं किया। अगर वो कर लेता तो ये ज़्यादा नहीं करना पड़ता, सुंदर पिचाई जितना नहीं करना पड़ता। समझ में आ रही है बात? तो दिमाग लगाओ, स्मार्ट बनो। ये स्मार्ट वर्क का ही एग्जाम्पल है पढ़ना, नहीं और कुछ नहीं है। गधे कहलाओगे अगर तुम इस 1 महीने में नहीं पढ़ोगे, बस सिंपल सी बात ये है। थोड़ा विचार करो, बैठो, प्लानिंग करो, सोचो, मौज करनी जीवन में करनी है, केवल 1.5 महीने पढ़ करके बस खत्म। 1-1.5 महीने पढ़ो, मौज करो जीवन भर। कम से कम इतनी तो कर ही सकते हो कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, फिर बढ़ानी है तो और पढ़ाई करो। अब वो बैलेंस आपको बनाना है कि कितनी मौज, ज़्यादा पढ़ाई करो तो मौज कम, है ना? ज़्यादा मौज करो तो पैसा नहीं, मौज ही नहीं कर पाओगे, मौज करने लायक ही नहीं बनोगे। तो बैलेंस बनाना लाइफ में वो सीखो, और ये स्मार्ट वर्क है। सोचो तो सही कि तुम क्या जीवन में चाह रहे हो। तुम यही तो चाह रहे हो, जिसको तुम डिस्ट्रैक्शन कह रहे हो वो डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो। अच्छी चीज़ है, मज़ेदार है, मस्त है, बढ़िया है, लेकिन उसको करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा यहाँ से आएगा। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इन 1.5 महीनों में ताकत लगा दो, पूरी झोंक दो, जितनी झोंक सकते हो। B.Tech कर लो बढ़िया जगह से, एक प्लेटफॉर्म दो तुमने, कम से कम एक बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए मौज करने की, वो आप पार कर लो।
उसके बाद थोड़ी और मौज बढ़ानी तो थोड़ा सा और मेहनत कर लो, फिर आपके ऊपर है। लेकिन बेयर मिनिमम कर लो, नहीं तो फिर क्या होगा, इस 1 साल के चक्कर में तुम्हें कम से कम 10 साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि तुम अचीव नहीं कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा करनी पड़ेगी बाद में। तो काहे के लिए अपनी मौज बर्बाद करना चाहते हो भाई? मौज करनी है, अच्छी IIT में जाओ ना, अच्छी मेहनत करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जम के पढ़ो, अपने आप को कन्विंस करो, अपने आप को प्रोफेशनली समझाओ कि बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो। सारी चीज़ें साइड में कर दो, दम लगा के पढ़ो, जान लगा दो, स्मार्ट वर्क करो, लास्ट ईयर के पेपर्स पे फोकस करो, जो असाइनमेंट दिया वो कंप्लीट करो, जो क्लास में बताया जा रहा है उसे बस लिखते जाना है लगातार, और घर में जाके रिवाइज करना है। इसी से क्यों? क्योंकि सर को भी पता है, सर भी आपको एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं प्योर, प्लस आपको जो आता है उसका रिवीजन करके आओ। तो पूरी जान लगा दो, इस समय कोई कसर मत छोड़ना। सबसे ज़्यादा स्मार्ट तुम कहलाओगे अगर तुम इस समय कसर नहीं छोड़ोगे। कई लोग तुम्हारे सामने बेवकूफ़ साबित हो जाएंगे, जिन्होंने साल भर मेहनत आपसे ज़्यादा की होगी, लास्ट में बेवकूफ़ी कर गए होंगे। तो अगर स्मार्ट बनना है, अपने आप को स्मार्ट कहलवाना है, तो इस समय जान लगा दो, जम करके मेहनत करो। समझ में आ गई बात? ठीक। ऐसा लगेगा तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ऐसा भी हो सकता है। जोश आता है, फिर देखते हैं ऐसे हो जाते हैं कि यार कैसे होगा यार। तो स्टेप बाय इसको स्टेप, जैसे आपके सामने 400 रनों का लक्ष्य है, तो 2 तरीके हैं। एक तरह से फैल जाओ 400 कौन बनाएगा, पागल हो गया। वनडे में 400 का टारगेट आसान तो है नहीं। एक ये है कि ऐसा है भाई, मान लो हम 20-20 खेल रहे हैं, ठीक है, और पहले 20 में 200 बनाने हैं। अब आपको लगेगा यार ये तो बना चुके हैं हम लोग, पहले भी बनाया है, और कम विकेट गिर करके अगर हम बना लेते हैं तो इसका मतलब आगे का टारगेट तो 30 ओवर में बनाने होंगे 200 केवल, तो बना ही सकते हैं। तो वो स्मार्ट वर्क दिमाग में लाओ। टारगेट आपको अजीब सा लग रहा है कि यार पॉसिबल नहीं, मर गए, नहीं, छोटा करो टारगेट को आधा करो। इतना ही पहला इतना कर लेते हैं, ये कर लिया तो आगे वाला हो जाएगा। कि ये भी नहीं लग रहा और कट करो, ये करना है 2 दिन में, और कट करो, ये करना है 1 दिन में, और कट करो, ये करना है अगले 2 घंटे में। टारगेट छोटा बनाओ, मत चिंता करो इतनी बड़ी चीज़ की, आगे के 2 घंटे की चिंता करो, कर लोगे, विश्वास करो, प्लानिंग अच्छी करो, हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। प्लस पढ़ते समय एक चीज़ का ध्यान रखो, जो मैं हमेशा आज की क्लास में बहुत ज़रूरी है ये सब बातें बताना, इसलिए बता भी रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे से कुछ स्टूडेंट की बात हुई तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ, प्लस अपने घर में बात हुई, जैसा मैंने आप लोग को बताया, अपने भतीजे से बात हुई। तो पढ़ने में कई लोग कहते हैं सर इतना टाइम नहीं है, मैं कहता हूँ टाइम खूब है। आप पढ़ने का तरीका चेंज करो। आप असाइनमेंट करते हो या होमवर्क करते हो तो कैसे करते हो? आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक, एक क्वेश्चन पढ़ते समय सबसे पहला काम तो आप ये करते हो, ये चलेगा आपका, पैर चल रहे होंगे, गर्दन ऐसे ऐसे हो रही होगी, फिर ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर थोड़ी देर बाद लिखोगे क्या दिया है, अच्छा 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 अच्छा, अगल बगल दीवार है तो उसमें को ऐसे ऐसे करने लगो, है ना। फिर थोड़ा सा चेयर को थोड़ा ऐसे करोगे, फिर चेयर थोड़ी और टेढ़ी होगी, फिर चेयर घूमेगी, पैर आपके बेड पे होंगे या टेबल पे चले जाएंगे, फिर आप सोचोगे क्या करना है, अच्छा ऐसे कर लेंगे तो पता नहीं, चलो देखते हैं। फिर आपने थोड़ा सा पोस्चर ठीक किया, थोड़ी ज़्यादा सिंसियर हो इसलिए एहसान कर दिया आपने थोड़ा कैलकुलेशन किया, डायग्राम बनाया और आपने कहा कैलकुलेशन कर लिया, आंसर आ गया, आपने बढ़िया, जैसे ही आंसर आया आप ऐसे किया, आप पानी वानी लाओ यार ज़रा, आज किला फतेह कर लिया हमने, एक क्वेश्चन कर लिया, है ना। फिर आप उसमें 10 बार तो एक्सरसाइज करोगे, गर्दन टेढ़ी हो गई होगी इतनी देर में आपकी, है ना, तो ऐसे ऐसे करोगे। फिर आप अगला क्वेश्चन पढ़ोगे, चलो अच्छा अगला भी देख लेते हैं, एक एहसान और कर देते हैं इसके ऊपर, फिर अगला देखोगे, फिर अगला देख करके फिर ऐसे ऐसे करोगे। ये विश्वास मानो, अगर आप ऐसे ही पढ़ते हो, आप पहले तो ये जान लो आप ऐसे ही पढ़ते हो, और 1 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो ना तो उसमें आप 15 मिनट एक्चुअल में पढ़ रहे हो, ये भी विश्वास दिला दो आपको, सिर्फ 15 मिनट। पढ़ने का तरीका क्या है, पेन हमेशा पेपर पे लगा हुआ होना चाहिए, हमेशा हटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, पेन चलना शुरू, पेन हटना ही नहीं है पेपर से, और आप
उसको क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं, सॉल्व करना शुरू किया। जैसे सॉल्व हुआ वैसे कसम खा लो बिना सांस लिए अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करूंगा और पढ़ते समय सांस लूंगा, बीच में नहीं, पहले नहीं लूंगा। जैसे ही खत्म हो अगला क्वेश्चन शुरू। और पेन आपका कभी भी पेपर से उठना नहीं चाहिए, ये कसम खा लीजिए। पोस्चर में 10% से ज़्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ठीक है चलेगा, लेकिन ज़्यादा पोस्चर चेंज आपका बॉडी पोस्चर नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ ना, आप आधा घंटे पढ़ के दिखा दो तो जान जाओ। पहली, अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है तो, पहले पढ़ा तो बात अलग है। आप आधा घंटे में आपको लगेगा कि आपका दिमाग गर्म हो चुका है, आप बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हो। बिलीव मी, आप कहोगे अब नहीं हो पाएगा। होगा आपके साथ, बड़े बड़े टॉपर्स के साथ हुआ है, टॉप 100 के साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। और ऐसा होगा तो शुरुआत में सिर्फ 20 मिनट पढ़ना, 5 मिनट का ब्रेक देना, फिर अगले 20 मिनट। इसको थोड़ा एक्सटेंड करो, बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, 55 मिनट्स तक ले जाओ। 5 मिनट का ब्रेक दो, फिर अगला 55, फिर 5 मिनट का ब्रेक दो, फिर अगला 55, ऐसे ही लेकिन पढ़ना है। और बिलीव मी, आप इतना सिलेबस कवर कर लोगे जितना आपने अपने जीवन में नहीं सोचा होगा। ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, फिर से कह रहा हूँ, जीवन भर मौज करने के लिए। इसका पूरा फ़ायदा उठाओ। जिस तरीके से कह रहा हूँ उस तरीके से अपने आप को पेन दो। पेन होगा, दर्द होगा, नींद अच्छे से नहीं आएगी, होगा। जब आप जिम जाते हो अपनी बॉडी बनाने के लिए तो दर्द होता है ना शरीर यार, तो ये भी होगा, इसमें भी दर्द होगा ना। उस दर्द को बर्दाश्त करो, क्योंकि तुम किसी और चीज़ के लिए, अपने आगे के फ्यूचर मौज करने के लिए ये सारा दर्द झेल रहे हो। तुम चाहते हो ना भाई PS5 भी हो, Xbox भी हो, सब हो अपने पास, है ना भाई, वर्चुअल रियलिटी भी हो। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, चाहते हो कि नहीं यार? जो उनको गेम पसंद है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं पसंद है वो कुछ और चाह रहे हो। कोई क्रिकेट चाह रहा होगा, क्रिकेट खेले, है ना, और पैसा कोई देता रहे, बस ये है इंपॉर्टेंट चीज़। तो पैसा नहीं तो कुछ नहीं, क्यों भाई, है कि नहीं? तो ध्यान रखिए, बढ़िया से पढ़िए, गिवन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करिए, हो जाएगा। और छोटे छोटे टारगेट काट लीजिए और उन छोटे छोटे टारगेट को अचीव करिए। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपको, हाँ, ऐसा होता है। देखो ऐसा है कि जब भी ऐसा नर्वस होने वाली बात शायद तुम कहना चाह रहे हो, नर्वस हो जाते हो पढ़ते समय, ऐसा ही है। देखो पढ़ते समय नर्वस अगर हो रहे हो ना, तो उस नर्वस होने को अपने एक्साइटमेंट में कन्वर्ट कर दो। ये सोचो कि ये एक्साइटमेंट है, कुछ अच्छा होने वाला है उस चीज़ का, और ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। जैसे आप एक बंगी जंपिंग पे आप जा रहे हो और आप कूदने जा रहे हो, तो दो तरीके हैं, या तो उसे एक्साइटमेंट समझो या उसे नर्वसनेस समझो। एक्साइटमेंट इस बात को कि मज़ा आने वाला है, नर्वसनेस इस बात की तो गए, रस्सी टूट गई तो गए, मरे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कन्वर्ट किस में करते हो। तो उसे नर्वसनेस नहीं, उसे एक्साइटमेंट में कन्वर्ट करो कि मज़ा आने वाला है। समझ में आई बात? और उसमें मैं पूरा पार्टिसिपेट करूँगा, मज़े से करूँगा। पता है क्यों? क्योंकि और कोई चारा नहीं है, पार्टिसिपेट तो करना ही है, कूदना तो है ही। अब पीछे धक्का देने वाला है तो कूदना तो है ही। दो ऑप्शन है, या तो रो या तो एक्साइटमेंट में आओ। क्या करोगे? रोगे? एक्साइटमेंट में आओ कि मज़े करें यार, इस पल को एंजॉय करें। तो इस पल को एंजॉय करो, जीवन भर याद रहेगा, है ना भाई? बार बार थोड़ी ना आएगा ये। मुझे आज भी अपने दिन याद रहते हैं जेई की प्रिपरेशन के। आज भी सपनों में देखता हूँ कि रिजल्ट आया जेई का, आज भी देखता हूँ। वो समय अलग समय है यार जो तुम बिता रहे हो। ये एक्साइटमेंट है, होना चाहिए खूब ज़बरदस्त। क्यों? क्योंकि अब तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि कूदना है। अब डिसाइड कर लिया तो एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जरा ध्यान से सुनना, दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ। कितने लोगों ने लामीज़ थ्योरम सुनी हुई है? ओहो हो, सबने सुनी, सारे होशियार हैं, क्या बात है। चलिए कोई कौन बताएगा लामीज़ थ्योरम? बताइए। फोर्स अगर 120 डिग्री पे लगता है, इक्वल फोर्स, ये आपस में 120 बना के तो कैंसिल होगा। और कोई? सर
एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए सारी फोर्सेस, मतलब इक्विवेलेंट, मतलब थोड़ा सा और, हाँ सर एक पॉइंट पर ये फोर्स का पास हो रहा है, थीटा वन यहाँ पे थीटा यहाँ पे थीटा वन कौन इसके सामने वाला है एंगल ऑफ साइन का रेशियो सेम होगा तीनों फोर्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लामीज थ्योरम जो है, कई लोग उसे साइन रूल समझते हैं। लामीज थ्योरम को साइन रूल लामीज थ्योरम नहीं होती है। लामीज थ्योरम होती है अगर कोई रिजिड बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, तो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ 3 नॉन लीनियर फोर्सेस, देन ऑल 3 फोर्सेस must be passing through a common point. This is Lami's theorem. If a system of particle, if a rigid body is in complete equilibrium, then is complete equilibrium under the application of 3 non-linear forces, under the application of 3 non-linear forces, then all the forces must be passing through a common point. Then all the forces must be passing through a common point. सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं तुम्हारे वाले मेथड से। इसके अबाउट टॉर्क एनालिसिस कर रहे थे, वो तो अभी तक की नहीं हमने। एफ का टॉर्क बोलो, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, एच। अच्छा, और किसी का टॉर्क बचा एम जी बराबर एम जी इंटू ए बाई 2। तो एफ की वैल्यू बोलो बच्चों, एम जी ए बाई ए आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। मेथड नंबर 2 देखिएगा सभी लोग, लामीज थ्योरम के बाद। हाँ जी, मेथड नंबर 2, M2, ये वाले साइड में लिखूंगा ताकि आपको दिखे आराम से, है ना। तो मेथड नंबर 2 है, ये है ब्लॉक, ध्यान से सुनिएगा। इस पर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल। अच्छा बताइए, अगर आप चाहते हो कि ये फोर्स है और भी है ना, mg भी है कि नहीं, mg भी, ठीक, सही। अच्छा, mg और फोर्स f का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है नेट कांटेक्ट फोर्स, इसी से पास होगा। क्यों? क्योंकि वो तीसरा फोर्स है। इसको हटा करके अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो कितने फोर्स बचे टोटल, कितने बचे, R बचा, mg बचा, f बचा, 3 बचे। ऑल 3 मस्ट बी पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है, चेक करो क्या अब f की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या किसी तरीके से। सोचो जरा, f की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या। निकाल सकते हैं, शाबाश। अरे नलायको, ये लेंथ कितनी है, ये a/2 और ये कितना है h, तो ये थीटा आ गया। tan थीटा की वैल्यू बोलो, a/2h। अब ट्राइंगल बना लो, ये है f, ये है mg, और r कितने एंगल पर है, थीटा पर है। क्या f को mg के टर्म्स में बता सकते हो, f बराबर mg, f बराबर mg, बोलो ना यार, f बराबर mg tan थीटा। अरे f अपॉन mg ऐसे लिख देता हूँ भैया, गलती हो गई। f बाई mg परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर उसे कहते हैं जो एंगल के सामने होता है, इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू a/2h और f की वैल्यू आ गई, ठीक।
और ध्यान रखिएगा, मेथड फिजिक्स में खासकर मेथड अच्छा या बुरा इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वो बड़ा है या छोटा है, कभी नहीं करता। क्योंकि हो सकता है कि जो मेथड किसी एक क्वेश्चन में बड़ा हो, किसी दूसरे क्वेश्चन में वो ज़्यादा छोटा हो। इसलिए फिजिक्स में सारे मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, है ना। ऐसी बात ही नहीं आनी चाहिए मैं 2 मिनट में करके दिखाता हूँ, है ना। एक ऐसा क्वेश्चन मैं बना दूंगा जिस मेथड से आप 2 मिनट में करके दिखा रहे हो उसी मेथड से वो लंबा पड़ रहा होगा, गारंटी। तो सारे मेथड आने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ऑप्शन नहीं है आपके पास बचने का कि अच्छा इन 2 में से कोई एक, ऐसा नहीं करना, है ना। ठीक, जरा अब आते हैं इस क्वेश्चन पर टॉपलिंग वाली बात पर। बच्चों टॉपलिंग वाली बात ये है, ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन सफिशिएंट है बच्चों, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। और दूसरे मेथड से करना है, पहले से नहीं करना है। ये ए, ये एच, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। फाइंड थीटा, फाइंड मैक्सिमम थीटा एट विच ब्लॉक डज नॉट टॉपल। चलिए बताइए। अरे बे आंसर बोलना नहीं, जीवन में पहली बार आया है क्या आंसर? आंसर लिख के रखो अपनी कॉपी में, जब मैं पूछूंगा तब बोलना। हाँ भाई, तो क्या जी कुछ हुआ? पक्का देखना जरा ध्यान से। ये रहा फ्रिक्शन, ये रहा mg। ध्यान से सुनना भाई, फ्रिक्शन और नॉर्मल यहीं से पास होंगे। ओहो, तो यहाँ तो कितने फोर्स है? यहाँ तो 2 ही फोर्स है। एक और है mg, तो n फ्रिक्शन बचा क्या? कहाँ से पास होना? मजबूरी है, कॉर्नर से पास होना मजबूरी है भैया, मजबूरी है, क्या करें, पास होना पड़ेगा। और पास होना पड़ेगा तो ये एंगल को थीटा है, अगर है तो tan थीटा की वैल्यू बोलो। अरे बोलो, कल बोलोगे बे, a/2h, खत्म। tan थीटा इससे ज़्यादा हुआ तो क्या होगा?
टॉपलिंग, थीटा इससे कम हुआ तो नहीं होगी टॉपलिंग में, इसमें क्या सोच रहे हो? नहीं आया समझ में? अच्छा, अब सब लोग इसको इज्जत दें। क्वेश्चन नंबर 1 को, जेई का क्वेश्चन है, इज्जत देना स्वाभाविक है, दीजिए इज्जत, मतलब पढ़िए, इज्जत देने का आरती मत उतारो बैठ के, हाँ पढ़ लो इस क्वेश्चन को, अच्छा लगेगा तुम्हें देख करके। ध्यान रखना, स्लिपिंग के लिए एंगल ऑफ रिपोज और टॉपलिंग के लिए a/2h आ गया ना। आप क्वेश्चन को पढ़ लो, इस पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेई में, ध्यान रखना इन चीज़ों पर बेस्ड। और आपके लिए जेई के वही क्वेश्चन लाया हूँ मैं इस असाइनमेंट पे जिस पर बेस्ड ज़्यादा पूछा गया है ना, ध्यान रखिएगा। हाँ भाई पढ़ लिया? क्या होता हुआ से दिख रहा है? क्या होता हुआ से दिख रहा है? बस इतना बताओ, क्या क्वेश्चन समझने लायक बन गए? ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पूछने वाला चाह क्या रहा है? बस अब आगे का कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पूछो। ठीक, इनका हाँ टॉर्क कांस्टेंट नहीं, ज़ीरो हो जाना चाहिए क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, अल्फा ज़ीरो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्या चीज़? हाँ एक्सिस वाला टॉर्क ज़ीरो होगा बिल्कुल, एक्सिस के अबाउट। एमजी का तो हाँ एंगुलर मोमेंटम तो एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट रहेगा, एक्सिस के अबाउट। हम लोग सब कुछ एक्सिस के अबाउट ही कर रहे हैं। हाँ भाई ठीक, हाँ अबाउट ओ लिखा है, अब अबाउट ओ तो एक्चुअली में यहाँ पर हिंज पॉइंट के टॉर्क भी होंगे। ये जो है ना, ये पॉइंट कांटेक्ट ना हो करके मल्टीपल कांटेक्ट होगा, वरना ये रॉड रुक नहीं सकती है। क्योंकि अगर सोचो यहाँ सिर्फ एक कांटेक्ट होता बच्चा, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के देखो, mg नॉन ज़ीरो आ रहा है, फिर भी ये घूम नहीं रही। तो क्यों नहीं घूम रही है? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में मल्टीपल पॉइंट कांटेक्ट हैं और इस मल्टीपल पॉइंट कांटेक्ट में एक टॉर्क लग रहा है फोर्स कपल के कारण, इसलिए ये नहीं घूम रही। वरना ये क्वेश्चन लोगों को दे दो, बड़ा मज़ा आता है। उनसे बोलो एक क्वेश्चन है, एक रॉड को दीवार में इंसर्ट कर दिया, ठीक कर दिया साहब, मास m है, लेंथ l है, जरा इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करो, पॉइंट ओ के अबाउट, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालो। फैल ले गए सर mg, और बताओ, वो तो वहीं से पास हो रहा है, पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क, पॉइंट ओ के अबाउट ऊपर लगने वाले फोर्स का कोई टॉर्क आएगा क्या? आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि पॉइंट कांटेक्ट एट दिस पोजीशन इज नॉट पॉसिबल, देयर मस्ट बी मल्टीपल पॉइंट कॉन्टैक्ट्स, थिकनेस होनी चाहिए। और मल्टीपल पॉइंट कॉन्टैक्ट मतलब ये मल्टीपल पॉइंट कांटेक्ट होने चाहिए। अब ये मल्टीपल पॉइंट कांटेक्ट अलग अलग पे इस पे टॉर्क अप्लाई कर देंगे और इसको टॉर्क अप्लाई करके इसको रोक देंगे। फोर्स कपल, अबे बोतल खोलने में ऐसे खोलते हो ना, पानी की बोतल खोल के देख लो यार, ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? तो एक इधर फोर्स एक इधर फोर्स घुमा दिया, वैसे ये रॉड इसको यूं देखो पकड़ लिया। अरे यार आया समझ में? ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। हाँ है, अच्छा हाँ हाँ सही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, 4, 5 के बी ऑप्शन में डाउट है बच्चा को, बोलो। बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी है ना? है।
बी पॉइंट पर प्योर काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, दोनों होंगी। और जब बी से सी जाएगा तो फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं तो रोटेशनल रिमेन सेम, रोटेशनल रिमेन सेम, ट्रांसलेशन बिकम ज़ीरो। यानी कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी फर्दर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसका मतलब उतनी हाइट नहीं जा पाएगा जितनी हाइट से वो आया है। बी से सी में, बी से सी की बात तो कर रहा हूँ मैं, बी से सी में क्या होगा, बी पर घूम रहा है, रोल कर रहा है, जैसे ही ऊपर गया ना फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ओमेगा कोई चेंज कर नहीं सकता। ठीक, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, जीरो हो गई। जिस समय जीरो हुई उस समय घूम तो रहा है ना, क्या सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाई क्या? जबकि यहाँ पर क्या था, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी ही थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो पाई, तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी नहीं होगी। क्लियर? ठीक, और बताएं साहब, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, कभी रुकता ही नहीं, बिल्कुल सही है। तभी तो बोला जाता है रोलिंग करता हुआ ब्लॉक कभी रुकता नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन उस पर लगता ही नहीं है। लेकिन परफेक्ट रोलिंग होती ही नहीं है, क्योंकि रिजिड बॉडी ही नहीं होती है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 6 है क्या हो गया? ठीक है, हाँ 6 में बोल बचा, पॉइंट पी की वेलोसिटी नहीं आ रही है। देखो जी, पॉइंट पी की वेलोसिटी, हमेशा ध्यान रखो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है, आप हमेशा वेक्टर मेथड इमेजिन करो। ये वेक्टर मेथड इमेजिन करो का मतलब प्योर रोटेशन प्लस प्योर ट्रांसलेशन तो पता ही है तुमको। तो पी पर पी की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं सेंटर पे खड़ा हो जाऊँ तो सेंटर के रिलेटिव पी इधर ω/2 r से जा रहा होगा। तो मुझे पता है, ध्यान से सुनना, मुझे पता है VPO बचपन से पता है, बराबर VP माइनस VO होता है। तो VP बराबर क्या होता है बच्चों, VPO प्लस VO। VPO क्या हो गया, rω/2 किसी एंगल पर, उसमें क्या ऐड कर दूं बच्चा तो VP आ जाएगा, हो गया खत्म। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्या चीज, ट्रैजेक्टरी क्या होगा? ओहो हो, बहुत ही इलिप्स होगा इसका ट्रैजेक्टरी। कैसे होगा इलिप्स, बताता हूँ। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको छाप लें अपनी कॉपी में। अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 9 लिख लें असाइनमेंट 1 का, और इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, चाय पे चर्चा टाइप, है ना बढ़िया क्वेश्चन? ऑलरेडी है, क्या बात है, क्या बात है। चलो थोड़ी सी चर्चा हम भी कर लेते हैं यार, जरा हमारी चर्चा पे भी थोड़ा ध्यान दो यार, हम भी थोड़ी अच्छी कर लेते हैं चर्चा। हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सेंटर ऑफ मास, अगर फ्रिक्शनलेस है सरफेस तो सेंटर ऑफ मास की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलिए कितनी आ जाएगी? अरे 0 क्यों आ जाएगी भाई? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो कोई भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आएगी, तो गारंटी है सेंटर ऑफ मास वर्टिकल जाएगा बच्चा। ओके ठीक है, ध्यान दीजिएगा ज़रा। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, जनरल पॉइंट, और वो जनरल पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है, ये ले लेते हैं O, ये ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं P, ये ले लेते हैं A, ये ले लेते हैं B। ठीक, जरा पॉइंट P को यहाँ से R डिस्टेंस पर मान लेते हैं, इस जगह से। और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो बे, L/2। ये ले लो x एक्सिस, ये ले लो y एक्सिस,
और ये एंगल ले लो थीटा। जरा पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट तो बताइयो एक्स और वाई, फटाफट जल्दी से, देख क्या रहे हो, जल्दी करो। पॉइंट पी, अरे बोलो नहीं, लिखो लिखो बिटिया लिखो। हाँ जी ठीक, अच्छा जी, चलिए चलिए चलिए, आप लोगों ने कर ही लिया है, मैं भी करके देखता हूँ यार, मेरे से होता है कि नहीं होता। ये डिस्टेंस है बच्चा पार्टी l/2 cos थीटा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा यार, x कोऑर्डिनेट तो r पर डिपेंड करेगा ना यार, कितना होगा, माइनस नहीं है भाई, x तो इसी साइड है ना यार, क्या कर रहा है यार तू, x इस साइड है। क्यों किया ऐसा, x इक्वल्स टू r, बोलो बोलो, cos थीटा। एक मिनट रुकिएगा, x बराबर r cos थीटा, y बराबर बोलो बच्चा पार्टी l/2, अच्छा अबे बोलोगे l/2 साइन थीटा या l/2 माइनस r, अब ठीक है क्या, कंफर्म है, समझ में नहीं आया ना, पक्का कंफर्म आ गया, अच्छा आ गया, अरे आया भाई कि नहीं आया, एक बार और बताता हूँ, देख बेटा, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये डिस्टेंस r है बच्चा, ये डिस्टेंस है l/2, ठीक, समझ में आया। अच्छा अब x y का मतलब हुआ ये डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट का मतलब, ये कैसे निकालूं बच्चा, ये l/2 और ये r, तो बची कितनी l/2 माइनस r, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई l/2 माइनस r cos थीटा हो गई कि नहीं हो गई, ठीक। अब x कोऑर्डिनेट देखो, x कोऑर्डिनेट तो ये हो गई, ये x डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये डिस्टेंस होगी, ये r है बेटा, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r cos थीटा हुई कि नहीं हुई, ठीक, वही लिख दिया, अभी क्लियर, ठीक। थीटा को एलिमिनेट करो बच्चा पार्टी, x स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन l/2 माइनस r का बराबर, बोलिए किसकी इक्वेशन है, कल बोलोगे एलिप्स की, एक्सक्लूडिंग द केस, एक केस को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, r इक्वल्स टू l/2 तो वैसे भी नहीं हो सकता, r इक्वल्स टू l/4, क्यों, एट r इक्वल्स टू l/4 सर्कल हो जाएगा, अदरवाइज एलिप्स रहेगा, क्लियर है, नोट कर लीजिए। पैराबोला तो नहीं आ रहा किसी केस में, ए का पाथ तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, पाथ ए का पाथ, ए का पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा ना भाई, तभी वो नॉट डिफाइंड आ रहा है l/2 बराबर r पे, है ना, ठीक। r बराबर 0 भी देखो नॉट डिफाइंड आ रहा है, क्यों, क्योंकि r बराबर 0 भी स्ट्रेट लाइन है ना। एक और मेथड है इसका, वो तो सर्कल को प्रूफ करने का एक और मेथड है, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा, ICOR पता नहीं, भगवान जाने। चलो बच्चों एक बात बताओ,
तुमने ये क्वेश्चन तुमको कराया तो गया है कि एक दीवार पर एक सीढ़ी गिर रही है। हा, मज़ा आ गया, ये तो किया है। प्रूफ करिए इसके किसी पॉइंट का पाथ इलिप्स होगा, ये पढ़ाया गया, या सर्कल वाला पढ़ाया गया है। प्रूफ करिए इसके सेंटर का पाथ सर्कल होगा। बताओ कैसे प्रूफ करोगे? इसके सेंटर का पाथ सर्कल होगा। देखना है ध्यान से, देखो ध्यान से नालायकों। ये हमेशा क्या बनेगा? रेक्टेंगल। हमेशा बनेगा कभी कभार? हमेशा या कभी कभार? रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल की लेंथ अलग अलग होती है। यस सर, मारेंगे थप्पड़ खींच के, सुअर कहीं के। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल की लेंथ सेम होती है। तो ये लेंथ अगर एल है तो ये वाली लेंथ, और रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल हमेशा मिड पॉइंट पर नहीं कट करते हैं। इसका मतलब इसकी डिस्टेंस हमेशा, सेंटर की डिस्टेंस पॉइंट ओ से हमेशा क्या रहेगी? l/2। यदि किसी पॉइंट की डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट रहती है तो उसका पाथ हो गया प्रूफ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, ये पाथ हमेशा सीधे, ये सीधे, अरे जाएगा ना यार। अच्छा बना लो डायगोनल, वो रेक्टेंगल, ये लेंथ हमेशा l/2, तो ये लेंथ हमेशा, यानी कि ये पॉइंट हमेशा यहाँ से l/4 डिस्टेंस पे रहेगा, तो किस पे घूमेगा? हो गया सर्किल। क्लियर? नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, अरे नहीं यार 11, नहीं 7 हो गया। अच्छा 8 ये भी हो चुका है। अच्छा कहाँ से शुरू करें? अभी 9 था, 10th 11th में डाउट है? आहा, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बोल। हाँ मैंने उसके नेट पावर बैलेंस किया था, लेकिन अब ये डाउट आ रहा है कि उस पर कोई फोर्स लगा के नहीं, मल्टीपल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया तुमने पूछ करके। ये हिंज पॉइंट है, ठीक, और ये हिंज पॉइंट है, तो यहाँ पर भी तो फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स और बुलेट का जो फोर्स है मिल करके mg को बैलेंस कर रहे होंगे, तो नेट फोर्स कितना हुआ? तो हर एक एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिया जा सकता है, तो इस एक्सिस के अबाउट ले लिया। mg का टॉर्क तो बहुत ही आसान है, mg इंटू b/2। अब बचाए इन गोलियों का टॉर्क। ज़रा ये देखते हैं कैसे लें इसको। लेने का तरीका, गोलियाँ यूनिफॉर्म रेट से टकरा रही हैं या अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट से? यूनिफॉर्म रेट से। कंफर्म? तो हमेशा आपको याद दिलाता हूँ, मैंने क्लास में बताया था, वेरिएबल मास नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। क्या करो? dt टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ ये निकालो और dt से डिवाइड करो। ठीक, ज़रा देखो तो सही, यहाँ कुछ लिखा है। यहाँ पर लिखा क्या है? यहाँ पर लिखा है ए, कहाँ गया, ये देखो। द प्लेट इज हेल्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन बाई स्ट्राइकिंग n स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास m पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक, तो कितना एरिया? a इंटू b/2, कितना टाइम? dt, कितनी बॉल टकराएंगी? इतनी। और एक बॉल का कितना मोमेंटम चेंज होता है? v mv 0 हुआ,
इनिशियल BMP फाइनल BMP जीरो हुआ भाई, थप्पड़ खाओ खींच के, जीरो हुआ, हाँ जीरो। अबे 2 MV हुआ, चेंज वेक्टर क्वांटिटी यार, मोमेंटम, पहला MV ऐसा है, बाद का MV ऐसा है, जीरो, बन गए हीरो तुरंत। तो 2 MV, एक बॉल का मोमेंटम चेंज, तो इतनी बॉल का मोमेंटम चेंज इंटू 2 MV होगा कि नहीं होगा, डिवाइडेड बाई dt, क्या बचा यही तो फोर्स है बे। इसका टॉर्क निकालो, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ लिया जा सकता है, सेंटर पे लिया जा सकता है क्या, तो बराबर ये फोर्स दैट इज 2mVAB बाई 2n इंटू डिस्टेंस बोलो 3b/4, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। हाँ चलेगा, पर सेकेंड वही है, dt से डिवाइड करने के बाद पर सेकेंड ही बचा ना। हाँ जी भाई साहब, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, 13 में डाउट, क्या आंसर आ रहा है तेरा, 3.3 आ रहा है, और दिया गया क्या है, 4 दिया हुआ है। ठीक, देखते जाएं इस क्वेश्चन में। और एक और क्वेश्चन में जेई ने एक गलती की है, उससे ये समझ में आता है कि जेई क्या सोचता है। जेई ने कॉन्टैक्ट फोर्स को नॉर्मल फोर्स एज्यूम किया है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी, और क्वेश्चन नंबर, देखता हूँ वो क्वेश्चन इसमें आ पाया है कि नहीं, वो क्वेश्चन इसमें नहीं डाला गया है। एक और क्वेश्चन जेई में रिसेंटली पूछा गया है जिस पे उन्होंने यही काम फिर से किया है, और वो ये कि इन्होंने ये मान लिया है जो नहीं मानना चाहिए। देखिए ज़रा ध्यान से क्या लिखा है, स्टिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन द रिंग। ये क्या होना चाहिए, टोटल फोर्स होना चाहिए या नॉर्मल होना चाहिए, होना क्या चाहिए, वैसे होना तो चाहिए टोटल। अगर मैं बोलूँ मैं किसी बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो तुम क्या कहोगे, सर वो उसका एक कंपोनेंट 10 न्यूटन है, क्या बोलोगे आप, टोटल फोर्स 10 न्यूटन लगा रहे हो। तो अगर बोला गया स्टिक व्हील पर लगा रहा है इतने न्यूटन, तो भैया ये टोटल फोर्स होगा या केवल नॉर्मल होगा, टोटल होगा ना यार। लेकिन जेई ने इसे नॉर्मल लेकर के सॉल्व किया है, जान लीजिए। हालांकि कोइंसिडेंटली टोटल लेने से भी आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 4, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आता है। अगर आप इसको 2 न्यूटन मान लेते हैं, ये 2 न्यूटन मान लेते हैं, तो आंसर एग्जैक्ट 4 आ जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुने, आप स्टिक से इसको ऐसे पुश कर रहे हैं तो इसकी घूमने की टेंडेंसी बच्चा कैसी होगी रोल करने पर, आगे की ओर, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पक्का, क्योंकि आप स्टिक से ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो इधर आएगा, मेरी ओर आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये लीजिए साहब, कोई डाउट किसी को, अरे बोलो ना यार, कंफर्म है, ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब आगे देखते हैं, तो इस जगह की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, तो फ्रिक्शन इस पर किधर लगेगा, स्टिक के कारण नीचे की तरफ, कितना, μ×2 लगेगा क्या, अरे बोलो ना, किस पर, स्टिक पर कि व्हील पर, सोच लो, व्हील पर किधर लगेगा, अरे नालायकों, ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, व्हील का ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, तो फ्रिक्शन भी ऊपर ही लगेगा इसको, और ऊपर परमानेंट ऊपर चला जाएगा जीवन भर के लिए, नीचे लगेगा फ्रिक्शन, कितना, 2 × μ लगेगा, अरे बोलो ना यार, ठीक है, ये हो गया
mg। अच्छा, रोलिंग कर रहा है तो इस पर भी फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा? इस पर एक और फ्रिक्शन ले लीजिए f। लेकिन पता है इस आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टॉर्क सही पॉइंट के अबाउट ले लें, तो किस पॉइंट के अबाउट ले लें? इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्यों भाई? अरे बोलो ना, क्या एक्सीलरेशन पता है क्या? चेक करो, कुछ एक्सीलरेशन दिया है क्या? अरे कुछ एक्सीलरेशन दिया? अबे अंडरलाइन करके पूछ रहा हूँ, कुछ एक्सीलरेशन दिया है क्या? उसमें भी कह रहे हो अबे क्या क्वेश्चन पूछा है, हैं? वाह, कैसे बताएं, ये तो बहुत मुश्किल हो गया यार। 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंडरलाइन किया यार। रहम की भीख मांग रहा हूँ, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? हैं, ऐसा करो, सो रहे हो क्या? मैं कह रहा हूँ बताओ कितना एक्सीलरेशन दिया है? कह रहे हो ओहो, थोड़ी हिंट दीजिए सर, ऐसे कैसे बता दें? 0.3 भैया एक्सीलरेशन दिया है, तो क्या करेंगे? 0.3 अगर एक्सीलरेशन दिया तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 0.3/r। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करिए और आंसर निकाल लीजिए। कोई डाउट बेटा? क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 में डाउट हुआ नहीं? अच्छा बिल्कुल। तो भैया ऐसा है कि 17 क्वेश्चन की भी जरा समझ गए? बायोप्सी सुना? बायोप्सी, ऑटोप्सी नहीं सुना? पोस्टमार्टम, हाँ तो करते हैं, ठीक है। ज़रा क्वेश्चन नंबर 17 की ज़रा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ली जाए, क्या है इनका हालचाल देखा जाए, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं एनालिसिस। ज़रा ध्यान से सुनना सभी बच्चों। अरे ये क्या हुआ? अबे मेरा आईपैड गायब, क्या कौन बद्दुआ मारा है बे? ख़त्म हो गया बिल्कुल, आईपैड ही गायब हो गया, ये तो बंद बिल्कुल। ऐसे कैसे हो सकता है? 94% डिस्चार्ज हुआ था केवल यार। हाँ अभी आता हूँ, एक बार देख लेता हूँ, अगर ये चालू नहीं होता तो फिर इसी पे कूद जाएंगे अपन, आज छोड़ेंगे नहीं। मेरे आईपैड की तो हालत ख़राब है भाई। तो यार ये भी बदतमीजी करने लगा यार आईपैड आजकल, है ना? ये एप्पल वाले बहुत हीरो बनते हैं, लेकिन है तो घटिया हरकत इनकी। क्या करूँ क्या करूँ? अच्छा ये पीपीटी में पीडीएफ आ जाता है? पीडीएफ फाइल आ जाती है, इंपोर्ट कर सकते हैं ना? ठीक, चलो जी। अरे यार टेलीग्राम क्यों कर रहा हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ।
अब ये कहाँ जाता है? डाउनलोड्स में जाता है ना ये, ठीक। बेवकूफ़ो, ये तो मुझे भी पता था। हाँ डबल टैप करो सर, ये आ जाएगा। अबे इसको उस पर ले जाना है। कहाँ पर? डेस्कटॉप पर नहीं ला लेंगे, ऑलरेडी एग्जिस्ट। नो ठीक है। कसम से इतने होशियार बच्चे हैं ना मेरे साथ कि हम किला जो है वो भी हार जाएं। अबे यार क्या है, चाहत क्या है बे इसकी? प्रोडक्ट एक्टिवेशन फील्ड, इंसर्ट। वाह क्या बात है लड़के। और फाइल कहाँ है बे? फाइल में जाऊँ? एक कह रहा है इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में नहीं जाओ। अब न्यू, तेरी ऐसी तैसी करूँ, बेवकूफ़ बना रहे, टाइम पास कर रहे हो बे तुम लोग। अब इंसर्ट में जाऊँगा। अब जल्दी बोलो यार। अरे कैसे नहीं होगा बे? क्या है क्या ये सब है? कोई तो मदद करो बे। किसमें? इसमें पेन नहीं चल पाएगा ना, एज पे। अच्छा इसको हटा दूँ? कंफर्म हो? अगर बेटा नहीं खुला, हम मेरे हाथों मर्डर लिखा है बेटा, ये समझ लेना। अरे रुको, मजे ले रहे, देख रहे हो इतने नालायक है। यहाँ कहाँ से खोलूँ उसमें फाइल? अरे अरे वाह बिटिया, बल्कि आंखें खोल दी मेरी। ये अबे तुम लोग तो नेता हो बे, गजब। वाह, इनको ताली बजाने से फुर्सत नहीं, हर चीज पे ताली बजाओ। भाई ये जूम वूम नहीं होगा? होगा? ये वाला बंद कर दूं? बस। अच्छा अब हाथ नहीं चलेगा इस पे, केवल पेन चलेगा। गजब है यार, वाकई में ये सही। अच्छा ओके, ये तेरे जैसा है मतलब। चलो भाई बढ़ते आगे। ये आगे कैसे बढ़ेगी? पेज अगला, और अगला पेज होगा किस पेज पे थे जरा देखो। स्क्रॉल नहीं करूँगा ना, सीधा पेज पे जाता हूँ। पेज नंबर बोलो। 5 पर थे, इतनी देर से 5 पे पहुँच पाए बेटा। चलो 5 से डिस्कस करेंगे आज, 4 से नहीं करेंगे। 4 का लास्ट था क्या? ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 18 हाँ 18। अरे नहीं, हम लोग तो वो डिस्कस कर रहे थे यार। सही है सही है, कोई बात नहीं। इसमें पेज इंसर्ट हो सकता है क्या? कोई फ्री पेज नहीं होता? वही के वही हैं, कोई बात नहीं, अब इसमें करेंगे। हाँ तो हम बात कर रहे थे रॉड वाली, कहाँ गई? आ गया भाई, आ गया पेन। ध्यान दीजिएगा, ये एक रॉड, यहाँ से एक आ रहा है पार्टिकल, और ये पार्टिकल कुछ v वेलोसिटी से यहाँ पर आ रहा है। आप में से कितने लोगों को पॉइंट ऑफ परकशन पता है? मैं नाम लिख देता हूँ। ये कितने लोगों ने सुना पॉइंट ऑफ परकशन?
अच्छा, पॉइंट ऑफ परकशन जिन्होंने नहीं भी सुना है ना, उनको मैं एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुने। ठीक, पॉइंट ऑफ परकशन पेयर ऑफ पॉइंट होते हैं। एक पेयर होता है पॉइंट्स का, और उसकी खास बात ये होती है, इफ इम्पल्स इज गिवन परपेंडिकुलर टू लाइन joining them on one point, then second point will have zero velocity just after giving the impulse at first point. पहले तो इसको लिख लीजिए, क्या खास बात है इसको समझाता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान दे रहा, ठीक। बात यह है कि पॉइंट ऑफ परकशन को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई रिजिड बॉडी है, ये उसका सेंटर है C, ठीक। ये पेयर है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अगर मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर किसी एक पॉइंट पर एक इम्पल्स देता हूँ से J, स्टिक से मारता हूँ खड़ाक से यहाँ पर, ठीक। तो जस्ट आफ्टर गिविंग इम्पल्स इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी। या फिर दूसरी भाषा में कहता हूँ, यदि मैंने इसको हिंज कर दिया तो हिंज रिएक्शन की वैल्यू, हिंज का कोई भी इम्पल्स नहीं आएगा। हिंज का इम्पल्स क्यों नहीं आएगा बच्चों? जब हिंज पर कोई झटका ही नहीं लगा। भाई हिंज, एक बात बताओ, इसका हिंज कब इम्पल्स लगाएगा? जब आप हिंज पर इम्पल्स लगाओगे, सेल्फ एडजस्टिंग। जब इसकी वेलोसिटी ऐसे ही 0 है तो हिंज क्या कोई इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। ध्यान, और इसी का जस्ट उल्टा भी, वाइस वर्सा, मतलब अगर यहाँ आप इम्पल्स लगाओगे तो यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, ठीक। इन्हें बोलते हैं पॉइंट ऑफ परकशन, ठीक। और इसका फॉर्मूला याद रखना है कि अगर एक डिस्टेंस है x, अगर एक डिस्टेंस है x तो दूसरी डिस्टेंस क्या होगी? कोई बताएगा? बोलो बोलो। अगर एक डिस्टेंस x है तो दूसरी डिस्टेंस क्या होगी? नहीं पता? दैट जानते तो ऐसे हैं कि पूछो नहीं। I/mx, अगर एक डिस्टेंस x है तो दूसरी डिस्टेंस I/mx होगी, जहाँ पर I सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उस लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक। जैसे एक एग्जांपल बताऊंगा, पहले इसको नोट करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हाँ कोई बात नहीं, अब आज पढ़ ले। हाँ नहीं, हाँ भाई, कोई ये लिख लिया, समझ में आई बात? और एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ, ठीक। हाँ बता, बिल्कुल समझा सकता हूँ बच्चा। देखो क्या है, ये एक बॉडी, रिजिड बॉडी, इसके किसी पॉइंट पर मैंने इम्पल्स दी, ठीक। तो इम्पल्स देने के बाद क्या होगा? ये बॉडी खड़ाक से ऐसे आगे भागेगी। तो कोइंसिडेंटली इस पॉइंट की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर गिविंग इम्पल्स 0 होती है। समझ में आ गई बात? ये कहाँ यूज होता है? जब अपन बैट बॉल खेलते हैं तो कई बार हाथ झन्ना जाता है, बॉल नीचे आती है, और कई बार ऐसा लगता है कि मक्खन शॉट पड़ा हो, बीचों बीच कहते हैं, अबे बीचों बीच आई तो लपेट दिया, छक्का गया, ऐसा बोलते हैं ना।
बल्ले के बीचों बीच आ गई, और मारने में भी आपका हाथ झन्नाता नहीं है और खड़ाक से जाती है बात। एक्चुअल में वो होते हैं पॉइंट ऑफ परकशन वाले पेयर। बॉल एक पर लगी, आपके हाथ पे कोई रिएक्शन नहीं आई, आप इजीली इसको हिट कर रहे हो। या किसी ने लॉन टेनिस, अमीरों वाला गेम, हम सब तो गरीब हैं, वो खेला हो, पर गरीबों वाला पहले बता दिया, अब अमीरों वाले की बात करते हैं। उसमें अगर सही जगह बॉल नहीं पड़ी तो पूरा हाथ जन्ना जाता है या रैकेट ही घूम जाता है, और सही जगह बॉल अगर उसमें टिप पड़ती है तो बहुत इजीली शॉट पड़ता है। उसमें भी जहाँ बॉल हिट ही और जहाँ आपने पकड़ा, ये दोनों अगर एक दूसरे के पॉइंट ऑफ परकशन हो गए तो हिट करने के बाद इस पर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इस पर रिएक्शन। क्लियर? इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ परकशन पेयर। ठीक, क्या यूज़ है इसका, ज़रा यूज़ सुनना, बहुत ही शानदार। अगला पेज कैसे लाएं बे? बहुत बढ़िया, एंड ऑफ द स्लाइड हो गया बे। तुम्हारी ऐसी तैसी करूँ सोरो, कोई भी चीज़ अभी तक ढंग से नहीं बता पाए हो। पेज ऐड करूँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट नहीं हो सकता। 3 डॉट में 4 ऑप्शन, स्क्रीन पहले जूम, अच्छा पहले उस पर आ जाओ, शो टास्क बार। बहुत बढ़िया बेटा, अब हाइट टास्क बार कर दूं? नहीं, हाँ यहाँ से ऐड कर सकते हैं क्या? अरे ये रिकॉर्डिंग चलने लगी बे। यहीं पर ऐड, इसको स्लाइड करूं? नीचे क्लिक करूं? अरे हटो, तुम्हारी ऐसी तैसी, आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जीवन भर की आज ही कसर निकाल लूँगा। चलो ठीक है, फिर वही आ गए। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी मौज ली पीपीटी ने मेरी। कोई बात नहीं, चलता है ऐसा, अनपढ़ गवारों के साथ ऐसे ही होता है। तो ध्यान दीजिए भाई, रोलिंग में कई बार ऐसे पूछा जाता है कि बताइए किस पॉइंट पर फोर्स लगाएं ताकि फ्रिक्शन ना लगे, है ना? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। कौन बोला बे बॉटम मोस्ट पॉइंट? अबे वहीं तो फ्रिक्शन लग रहा है यार, ऊपर कहाँ फोर्स लगाएं ताकि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर फोर्स ना आए यार। देखो जरा ध्यान से, अगर एक है आर, एक पॉइंट है ये वाला, इसको रखना है 0, तो ये x है r, तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए? यहाँ से I/mr। तो यहाँ से I/mr डिस्टेंस पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन 0 लगेगा। डिस्क हुई तो क्या होगी डिस्टेंस? r/2। हाँ, नॉन इम्पल्सिव चाहे इम्पल्सिव, दोनों केस में। इसमें नहीं, इसमें वो तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट कॉन्टिन्यूसली बार बार चेंज होता जा रहा ना, तो हर इंस्टेंट पर जो फोर्स लग रहा है उसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी। हर इंस्टेंट पर ऐसा होता जाएगा, ठीक। हाँ, डी टाइम पर, ठीक। अच्छा, अब आते हैं इस रॉड वाले क्वेश्चन पर। अब जरा ध्यान से सुनना। पहले तो ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं बच्चों कि ये एक पॉइंट पर हिंज है, P पॉइंट पर ये रॉड हिंज है, ये डिस्टेंस है L/4, ठीक।
यहाँ पर एक पार्टिकल कोलाइड कर रहा है इस जगह, m मास का है, रॉड है 4m मास की, रॉड की लेंथ है l, और ये पार्टिकल कोलाइड कर रहा है v वेलोसिटी से आकर के, कोलिजन इलास्टिक है या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो क्या इसको सॉल्व कर लोगे? कैसे करोगे बताओ, ये कैसे सॉल्व करते हो? अबे ये फिक्स है पॉइंट, इतना क्या नेता बन रहे हो, ये फिक्स है। सिर्फ उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम और न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, है ना भाई? ध्यान से सुनना, क्या करना है इसमें, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर का डायग्राम बनाना है। देखना जरा ध्यान से, मान लो ये ओमेगा से घूम रहा है भाई साहब, और ये भाई साहब की वेलोसिटी आ गई, अबे तुम क्या चल रहा है भाई, v2, इसकी वेलोसिटी है v1 और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक, कितने अननोन है हमारे पास? तीन कैसे हैं भाई? तीन कैसे हैं? दो ही तो हैं यार। कितनी भांग ली आज है? चल अच्छा कोई बात नहीं, ये v1 ये ओमेगा, उससे तो कम ही भांग ली तुमने, जिसने नीचे वाला पॉइंट बोला था अभी तो ये v1 ये ओमेगा, दो अननोन है। ठीक, इन दो अननोन के केस में हमें दो इक्वेशन चाहिए। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व रहेगा बच्चों? पी के अबाउट, क्योंकि सारा फोर्स उसी से पास हो रहा है, तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। एम बी इंटू 3L/4 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ठीक, फाइनल बोलिए। हाँ, आई ओमेगा, उसके अबाउट आई बोलिए 4m L²/12 प्लस 4m, हाँ L/4 का ये आ गया, इंटू बोलो, प्लस पार्टिकल का बोलो m इंटू v1 इंटू 3L/, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E बराबर v2 माइनस v1 अपॉन v1 माइनस, ये जीवन भर फॉर्मूला याद रख लेना, जहाँ पर v1 v2 v1 और v2 क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट्स ऑफ इम्पैक्ट अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक, v2 सेकेंड बॉडी के कोलिजन वाले पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बोलो, तुम्हारी ऐसी तैसी करूँ, कौन बोला v1 बे? हट, v1 पहली बॉडी है बे, ये दूसरी बॉडी कितनी? 3L/4 ओमेगा, v1 है v1, शाबाश, डिवाइडेड बाय v1 बोलो, v1 तो v1 ही रहेगा, और v2 बोलो, v1 तो भी आएगा, बिल्कुल सही कह। ठीक, और v2 बोलो, क्यों 0? क्योंकि रॉड पहले रेस्ट पे थी। चेक करो कितनी इक्वेशन, कितने अननोन, सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट है? अब जरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए अगला क्वेश्चन, पेन बाद में सब एक साथ चला लेना, क्योंकि इसके बाद छुट्टी करनी पड़ेगी मुझे। ये m ये v, किसी ने पूछा, ध्यान से सुनना, किसी ने पूछा कि बताइए क्या होगा, नाटक वाटक सब पूछ लिया मेरे से। जस्ट आफ्टर गिविंग इम्पल्स बताओ पॉइंट ऑफ परकशन, इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट ऑफ परकशन कहाँ होगा? जल्दी बोलो। आई बाई एम, आर की वैल्यू बोलो बे L/2, आई की वैल्यू बोलो mL²/12 होगी। L से L कैंसिल, M से L कैंसिल, कितना आया बे? L/6 ऊपर अपोजिट साइड। तो ये क्वेश्चन, अब यहाँ इसको हिंज कर दो। क्या हिंज वाला क्वेश्चन करना आता है? तो क्या ये क्वेश्चन आता है? इसका मतलब अगर आपने हिंज वाले क्वेश्चन कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन कुछ नया बचा ही नहीं पॉइंट ऑफ परकशन जानने के बाद। अरे समझ में आया? किसमें? न दो ही आएंगे। तो पॉइंट ऑफ परकशन में ऑलरेडी तुमने एक इक्वेशन यूज़ कर ली है। पॉइंट ऑफ परकशन का यूज़ करने का मतलब है तुमने एक इक्वेशन यूज़ कर ली। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी L/6 ओमेगा। जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक, हाँ भाई, कोई और डाउट?
इसेंट्रिक कोलिजन से भी हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। आगे से सॉल्यूशन टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, जितने भी आगे मटेरियल आने वाला सबके, ताकि हमारे पास टाइम थोड़ा बचे पढ़ने का। तो ये इसके रिमेनिंग सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। चैनल का नाम अभी मैं बोल दूंगा आकाश भैया को, आकाश सर को, तो वो आकर के आपको टेलीग्राम चैनल का नाम बता देंगे। उसके सॉल्यूशन आप सबको अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप सॉल्यूशन देख लेंगे तो कम से कम आपको डाउट भी कम बचेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक चीज़ों पर अपन डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, आपको असाइनमेंट आज मिल जाएगा अगला वाला, या फिर रोक दे, रोटेशन के लिए एक क्लास और दें, तो रोटेशन के लिए एक क्लास और, अगली क्लास फिर से रोटेशन है, ठीक है साहब, ठीक। चलिए।